हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल स्ट्रेटेजी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज पेपर नंबर 1 in CA final examination. So today I will share you my strategy that I had followed during my exam, which helped me to secure exemption as well as I scored 75 plus or 80 plus marks. I don't remember the exact marks. So today I am sharing you the detailed strategy of FR paper. Okay, so let's start. सबसे पहले मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन सा कंटेंट, मतलब कौन कौन सी बुक्स और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, उसके बाद बाकी की चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने फॉलो करा था और जो मैं सजेस्ट करता हूं कि मेरे को जो लगा था, जो कुछ चीजें करी थी उसमें कुछ गलतियां भी थी, मेरे को बाद में रियलाइज हुई थी, तो वो भी मैं इंप्रोवाइज करके आपको फाइनल बता रहा हूँ कि ये करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी कुछ करा था तो मुझे थी कि कुछ कुछ गलतियां मुझसे भी उस वक्त हुई थी। सो ठीक है, अपन उसको भी आगे सब बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आपको जो फॉलो करना है, एक आपके कॉन्सेप्ट नोट जिसके आपने सेपरेट रजिस्टर बना रखा है या बना लेना। मतलब आप जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग होना चाहिए और एक क्वेश्चन बैंक, मतलब जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वो अलग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नोट होने चाहिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर आपको कोई ऐसा तो है नहीं एग्जाम के अंदर कोई ज्यादा थ्योरी लिखनी है या उसके एक्स मार्क्स है। आप चाहो कॉन्सेप्ट नोट, you can prepare your concept note in your own language if you are comfortable in Hindi. Then even you can prepare your concept note in Hindi also. Means you have to prepare concept note in the best easy manner so that you will understand, you can easily understand next when you will pick up the FR subject. Means you whenever you pick up the subject for your own revision. Okay, so it doesn't means कि आपको जब आप वापस उठा रहे हो सब्जेक्ट और किसी भी टीचर से आपने क्लास ली, उसने जो कॉन्सेप्ट नोट लिखा दिया आपको एग्जैक्ट वही फॉलो करना है ना भाई, वो कंपलसरी नहीं है। हो सकता है उनकी लैंग्वेज आपको कंपेरेटिवली हार्ड लग रही है, उन्होंने कोई आपको बुक दी है, उसके कॉन्सेप्ट नोट की लैंग्वेज आपको हार्ड लग रही है, तो जरूरी नहीं है आप उसको पढ़ रहे हो, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में 10 मिनट लगा रहे हो उस बुक से, तो वो हार्ड हो सकता है कंपेरेटिवली। इससे अच्छा खुद के कॉन्सेप्ट नोट बनाओ, एक सेपरेट रजिस्टर बना लो। पर अभी आपने जो भी, अभी अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है तो उसको चेंज मत करने बैठो, जो है उसी को चले रहने दो। अगर आप जो भी रेफर कर रहे हो बस उसमें कोई आपको लगे कि यार इसकी लैंग्वेज हार्ड है, जैसे इस पॉइंट की लैंग्वेज मेरे हार्ड है, तो इसको मैं यहाँ पे कट करके या यू कट करके यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में, एक इजी लैंग्वेज में वो लाइन यहाँ पे लिख दूंगा मैं, तो वो कॉन्सेप्ट नोट बन जाएंगे अपने। ठीक है, इजी लैंग्वेज में होने चाहिए बहुत अपने कॉन्सेप्ट नोट। देन उसके बाद एक गुड क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके हाथ में। क्वेश्चन बैंक गुड का मतलब क्या है सर आपका, देखो मेरे क्वेश्चन बैंक गुड का मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन बैंक लेना है स्ट्रिक्टली एज पर आईसीआई लेना है। अगर किसी भी टीचर ने या किसी भी फैकल्टी ने अगर कोई भी अगर क्वेश्चन में मॉडिफाई करके है क्वेश्चन आंसर, तो आपको वो नहीं लेना, स्ट्रिक्टली एज पर आईसीआई आंसर होना चाहिए। जो वर्किंग नोट भी प्रिपेयर करे वो आईसीआई के अकॉर्डिंग होने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी मेरी वीडियोस के अंदर बोला है कि हर वर्किंग नोट का मार्क्स होता है। जो आईसीआई के अकॉर्डिंग वर्किंग नोट बनाते हैं उसका हर का मार्क्स मिलेगा आपको। मेन सॉल्यूशन के कभी कभार अगर पूरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, उसमें मेन सॉल्यूशन में हो सकता है कि केवल 5 मार्क्स ही मेन सॉल्यूशन के, रिमेनिंग 15 मार्क्स नीचे उन वर्किंग नोट्स के, ऐसा भी पॉसिबल होता है खूब बार। तो स्ट्रिक्टली एज पर आईसीआई सॉल्यूशन ही रखना है आपको, जिसमें कोई भी आंसर मॉडिफाई नहीं कर रखा ऑथर ने। उसके अंदर कवर होनी चाहिए आईसीआई की आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर स्टडी मेट का क्वेश्चन, ये कवर होना चाहिए। और आईसीआई के अलावा कोई भी क्वेश्चन मत करना। मींस डोंट डू एनी क्वेश्चन अदर देन आईसीआई, वेदर इज रिलेवेंट टू, वेदर इट पर्टेन्स टू आईएफआरएस और यूएससीपीए फलाना डिग्रा, एनी, डोंट डू एनी क्वेश्चन अदर देन आईसीआई। अगर आप सोच रहे हो कि आईसीआई के बाहर से कोई क्वेश्चन आ गया तो सर क्या करेंगे, भाई अगर आईसीआई के बाहर से आ गया पूरी दुनिया पढ़िए, फिर वो कहीं से भी दे सकते हैं। आपने जो क्वेश्चन करा जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन उसी से आए, फिर वो कहीं से भी दे देगा, फिर आप कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बेटर है केवल आईसीआई की क्वेश्चन ही करो, उसी पे अच्छा कमांड लाओ, तो एटलीस्ट अगर आईसीआई का सेम क्वेश्चन आया, सेम टाइप का क्वेश्चन आया, तो आप उसमें तो मार्क्स अच्छे से स्कोर कर लो, फुल आउट ऑफ फुल। ओके, तो ये चीज आप मत भूलना, ये आपको रेफर करनी है चीजें। और सर अगर हम केवल अगर आईसीआई का एसएम करके चले जाए तो बेटर, ठीक है, गुड ऑप्शन। मैं ये नहीं बोल रहा फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी रखना ये वाली जो मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी रखना ये, सेकंड प्रायोरिटी आप ये रख सकते हो, सेकंड प्रायोरिटी आप ये रख सकते हो। ऐसा नहीं, इन दोनों में अगर अगर ये 100% है, ये मैं बोल रहा हूँ, तो ये 95% है, ज्यादा फर्क नहीं, केवल 5% का फर्क होगा। बिकॉज रीजन बीइंग आईसीआई जो आजकल नई एसएम लगा रही है ना, नई एसएम ला रही है, उसके अंदर मोस्टली आईसीआई ने अपने आरटीपी एमटीपी वगैरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी इंसर्टेड ऑल द पास्ट प्रीवियस पेपर आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन इन देयर ICI SM module. Only few questions are not in the ICI SM. Only few questions. So just because of few questions, I'm telling you to refer this. Otherwise, if you are no sir, we are comfortable with the ICI SM only, then yes, you can refer it. Even by this also, you can secure good marks and even rank
बैंक ऑल्सो बाय डूइंग ICISM ऑल्सो। उसके अंदर 95% सारे क्वेश्चन कवर है, बस कुछ 5% क्वेश्चन ये जो ICAI ने इसके अंदर नहीं डाले, बाकी मोस्टली क्वेश्चन डाल रखे इस बार ICAI ने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हो या ICISM रेफर कर रहे हो, तो आपने जो भी क्वेश्चन बैंक खरीदी होगी ICISM जब भी आई होगी, उसके सब्सिक्वेंटली ICAI ने कुछ RTP MTP भी रिलीज करी होगी सब्सिक्वेंट टू दैट, then don't forget to cover those RTP MTP and past paper which are not covered in your question bank, because ICAI का इतिहास रहा है, ICAI की हिस्ट्री रही है that they just resend MTP, like your attempt is assume your attempts in like November only, then the May RTP MTP are most relevant for you, because generally ICAI ask one question repeated from the MTP or RTP of just previous attempt. So try to follow or try to do all RTP and MTP and mainly just before your attempt one. Okay, सो RTP MTP पास पेपर करना मत भूलना, जो उसके में कवर नहीं है आपके। एंड जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कॉन्सेप्ट नोट का, तो मैं क्या करता था, जो भी कॉन्सेप्ट होते थे मुझे लगता था यार ये कॉन्सेप्ट लाइक जिस भी फैकल्टी की मैंने क्लास ली थी, अभी मैंने उनकी ली, तो मुझे लग रहा है कि यार ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लिखाया, उन्होंने 4 पेज का जबरदस्ती घुसा घुसा के इतनी चीजें लिखा दी। ऐसे जो भी हो, मतलब टीचर अच्छे ही पढ़ाते अपने हिसाब से, बट फिर भी मेरे को लगता है कि यार इसको मैं और अच्छे से समराइज करा सकता हूँ। तो उसका मैं क्या करता था, उसका एक छोटा सा चार्ट बना लेता था, खुद की लैंग्वेज में लिख देता था, उसी के ऊपर अगर एक ही कॉन्सेप्ट रेस्ट है, तो अगर मुझे लग रहा है कि यार ये कॉन्सेप्ट गलत है, उसी के ऊपर ब्लैंक पेपर लाके चिपका देता था, और वहां पे मैं मेरी तरह के नोट से ये हर सब्जेक्ट में करता था, खुद की तरह के, जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये चार्ट मुझे इजीली समझ में आ जाएगा, तो मैं खुद का बना लेता था, खुद की लैंग्वेज में जो चीज समझ में आ रही फटाफट लिख देता था, कि अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, मैं अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से वहां पे सब कुछ लिख देता था। इसने मुझे एग्जाम टाइम बहुत बेनिफिट दिया था, मतलब बहुत बेनिफिट दिया था, टाइम भी बहुत जल्दी से होता था और क्वेश्चन देख के पता पड़ जाता था, क्योंकि मेरे को लिख रखा था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। ये चीज बहुत बेनिफिट देगी आपको। हार्ड लेंथी कॉन्सेप्ट जितने भी है, जितनी भी तरह के क्वेश्चन है नए नए, आपके कॉन्सेप्ट बुक में लिख देना कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हुआ तो उसको ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे। ये चीज करना मत भूलना, ये मुझे बहुत बेनिफिट देता था। फिर उसके बाद नो नीड टू सॉल्व फुल क्वेश्चन ईच एंड एवरी टाइम, मींस each and every question, like if you take the example of IND AS 103110, each and every question of that IND AS is almost similar, only few adjustments, just 2-3 adjustment in each and every question are new, means आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आप सबका बार बार कर रहे हो, तो आप बार बार रिपीटेड एडजस्टमेंट कर करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप आगे के चैप्टर पे लेट डिले शिफ्ट हो रहे हो, आप रिटन प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं छोड़ रहे हो। बेटर है आपने एक दो बार कर लिया उस कॉन्सेप्ट को, तो आप एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप उन कॉन्सेप्ट को हटाओ, उसके बाद जो भी कहे नए नए एडजस्टमेंट मिल रहे, एक क्वेश्चन करा सारे एडजस्टमेंट कवर हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हर बार करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे पुराने वाले एडजस्टमेंट तो है जो पुराने वाले क्वेश्चन में करे, बस उसके अलावा केवल 2-3 ही नए एडजस्टमेंट है, तो आप पूरा क्वेश्चन सेकंड वाला वापस मत करो, केवल उन 2-3 एडजस्टमेंट पे टिक मार लो, तो आपकी बार जब भी आप वहां पे रिवीजन करोगे तो केवल वो 2-3 एडजस्टमेंट ही आपको देखने। अगर आप बार बार वो क्वेश्चन करते गए, बार बार पूरा पहला वाला क्वेश्चन भी पूरा करा, सेकंड क्वेश्चन भी आपने पूरा का पूरा करा, तो हो गया भाई, फिर तो अपने पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो केवल सेकंड क्वेश्चन के 2-3 एडजस्टमेंट पे टिक मारे कि वो वही करने, और उन 2-3 क्वेश्चन पे एडजस्टमेंट पे भी आप वहां पे टिक लगा के लिख दो कि इस एडजस्टमेंट के अंदर ऐसे ऐसे सॉल्यूशन होगा, तो आपको केवल वहां पे वो पढ़ते ही पहले आपके दिमाग में माइंड में जब जाएगा कि आपने जैसे एडजस्टमेंट पढ़ा, वहां पे आपने सॉल्यूशन हाथ से भी लिख दिया, तो बस 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा। 2 सेकंड में आपको नए क्वेश्चन पे शिफ्ट होना है, आपका बहुत टाइम सेव होगा। सीए फाइनल के अंदर भाई मेन दिक्कत यही होती है कि कोर्स बहुत बड़ा है, इजी है, सब कुछ इजी है, हार्ड कुछ भी नहीं है, पर कोर्स बहुत बड़ा है, उसको समराइज करने की दिक्कत होती है, तो वो समराइजेशन आपको ऐसे ही लेना है। मैंने तो ऐसे ही करा था, बाकी आपकी इच्छा। एक और चीज बहुत कॉम्प्रेहेंसिवली कवर करना। कुछ बच्चे कहते हैं ना सर लास्ट टाइम पे कैसे रिवाइज होगा, इतनी चीजें वो, तो भाई एफआर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एफआर तो फर्स्ट पेपर है, आप उसके पहले 7-8 दिन का गेप लो अच्छे से, 7-8 दिन पूरी एफआर को वापस अच्छे से रिवाइज करो, जितना भूले हो आप वापस अच्छे से करो। तो एफआर तो फर्स्ट पेपर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लास्ट 1.5 डे रिविजन की वाली दिक्कत है नहीं, तो अच्छे से कॉम्प्रेहेंसिवली कवर करो, एक एक चीज कवर करके जानी है, एक एक चीज, इंक्लूडिंग मैं बोलता हूँ एफआर के एक दिन पहले आपको रिटर्न पेपर भी लिख के जाना है, आपका कोई हैंड रिटर्न, बिकॉज फर्स्ट पेपर है, बहुत टाइम होता है, और फर्स्ट पेपर अच्छा गया ना बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है बहुत, तो वे करना मत भूलना। स्टार्ट मार्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली, मैंने तो यही करा था। इवन मैंने तो जब क्लासेस चल रही थी ना, जब क्लासेस चल रही थी सर कराते थे वो होमवर्क, उसके बाद मैं घर जाके वो सेम चीज वापस करता था, सेम वो की वही चीज, और होमवर्क भी करता था। मुझे जब भी पता पड़ गया कि यार 4 क्वेश्चन सेम तरीके के, वापस कट कर दो 3 क्वेश्चन को, केवल एक ही क्वेश्चन मुझे बाद में देखना है, ये उस वक्त भी करा। फिर उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट करा, तब भी मैंने करा। तो हर टाइम मेरा फिल्टर होता गया, पहले 50 क्वेश्चन थे, 50 के मैंने 30 करे, 30 के 20 करे, और उसके बाद 20 के 15 कर दिए, एग्जाम के आते आते वो 10 ही रह गए। तो ऐसे फिल्ट्रेशन हर बार चलता रहेगा, हर रिवीजन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके फिल्टर होंगे, पर वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको फर्स्ट डे से ही शुरू करना है, वरना बाद में आप नहीं कर पाओगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब से क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करें कि कौन से क्वेश्चन होते हैं भाई, एक तो हार्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हार्ड होते हैं, वो हर बार करने। कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन को काट दो। कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि पिछले क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, इस बार केवल एक एडजस्टमेंट नया है, उस एक एडजस्टमेंट पे टिक मार लो। तो उस तरह से आपको फिल्ट्रेशन चालू रखना है, आपका हर रिवीजन में आपका कुछ ना कुछ फिल्टर होता जाएगा।
ठीक है। उसके बाद नॉट पॉसिबल टू डू ऑल द क्वेश्चन बाय हैंड। सारे क्वेश्चन एफआर वगैरह कोई भी सब्जेक्ट ले लो, इतनी बढ़िया आप सारे क्वेश्चन हाथ से करने बैठे, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। सब कुछ हाथ से करने नहीं बैठ सकते आप, वरना सब कुछ हाथ से खो बैठोगे आप। ठीक है, तो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको हाथ से करने हैं, टॉप क्वेश्चन ही आपको हाथ से करने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अपने टिक लगाया या किसी फैकल्टी ने शेयर करे, या फिर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को करने के बाद मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कवर हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको हाथ से करने हैं। बेटर है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, या चैप्टर टेस्ट सीरीज भी नहीं बोल रहा मैं कि टेस्ट सीरीज की परचेज करो। आप हो सके तो आपको कैसे टेस्ट, कोई भी टेस्ट पेपर अरेंज मिल रही है, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कैसे मिल रही है वो रख लो। कोई भी 2-1 चैप्टर कंप्लीट करो और खुद के हाथ से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना शुरू हो जाओ, या फिर आपने जो इंपॉर्टेंट टिक मारी थी वो चैप्टर खत्म करने के बाद आप वहाँ पे वो क्वेश्चन करना शुरू हो जाओ। सारे के सारे हाथ से करना पॉसिबल नहीं है। फिर जैसे आपका एफआर का फर्स्ट रिविजन हो जाए, तो फर्स्ट रिविजन पूरा कंप्लीट होने के बाद, वो फर्स्ट रिविजन पूरा कंप्लीट हुआ उसके बाद आप एक फुल सिलेबस टेस्ट दे दो। अब वो टेस्ट में जरूरी नहीं है कि आप किसी की परचेस करो टेस्ट सीरीज, आप चाहे तो किसी की टेस्ट सीरीज आपको यूं ही मिल रही है, कैसे टेस्ट पेपर कैसे भी अरेंज हो रहा है, कोई आरटीपी एमटीपी मिल रही है, ऐसे एक एमटीपी मिल रही है, वही लिख के दे दो, वही लिख के दे दो। आप काफी खुद इवेल्युएट कर दो, चल जाएगा। बस मेन होता है कि रिटन प्रैक्टिस आपका करना कंपलसरी है, तो वो आप एक बार कर लोगे, टाइम मैनेजमेंट कर लोगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मस्ट वॉच द आईसीआई मार्किंग पैटर्न वीडियो। यू नीड टू प्रिपेयर वर्किंग नोट सिमिलर टू आईसीआई। आपको जो वर्किंग नोट बनाने, मैंने एक वीडियो लगा रखी है आईसीआई मार्किंग पैटर्न की, वो आईसीआई मार्किंग पैटर्न वीडियो मत देखना भूलना। उसके अंदर मैंने बता रखा है, एक बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल चीज शेयर करेगी। रीजन बिंग, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मॉडल सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो आईसीआई सजेशन आंसर रिलीज करती है और जो मॉडल सॉल्यूशन एग्जामिनर को देती है, जो चेक करता है, वो अलग अलग होते हैं। मैंने उसकी वीडियो एक अलग बना रखी है, कॉन्फिडेंशियल होती है वैसे तो वो, बट ठीक है, मैंने थोड़ी मॉडिफाई करके डाल दिया, क्योंकि मैंने बहुत से मॉडल सॉल्यूशन देखे हुए, बहुत से जान पहचान वाले एग्जामिनर है, तो वो वहाँ पे कैसे उनके पास रहता है, आईसीआई का क्या मार्किंग पैटर्न रहता है, मैंने उसके अंदर अच्छे से समझा रखा है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो याद से देख लेना आप। ठीक है, और बाकी एक कोशिश करना, आप ये जो टेस्ट सीरीज, आप एक बार टेस्ट सीरीज जो भी आप ले रहे हो या आरटीपी एमटीपी कर रहे हो, रीजन भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक मैं टेस्ट सीरीज, अगर मैं पॉसिबल हुआ इस टाइम के लिए तो मैं रिलीज कर दूं, पर उस टेस्ट सीरीज के अंदर मैं मेनली क्या करने वाला हूँ, आपको जो फुल टेस्ट सिलेबस होगा ऑफकोर्स वो तो पैड होगा, क्योंकि मुझे भी अगर चेक करूंगा तो मेरी भी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बट मैं कोशिश करूंगा किसी ने फुल सिलेबस लिए तो मैं जो डिटेल टेस्ट सीरीज होती है ना, जो भी डिटेल टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज वाली, तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फ्री में कर दूंगा। जिसने भी फुल सिलेबस ले रखी है वो चैप्टर वाइज फ्री में ही दे दूंगा। तो आप हर चैप्टर आप करते जाओ, हर चैप्टर का आप खुद सॉल्व करते जाओ, इजी रहेगा आपको, और फुल सिलेबस के टाइम पे हम आपकी मदद करेंगे, तो वो आपका इजी रह जाएगा। आपको चैप्टर वाइज आप इजीली आपका कवर भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, अब ये है आपका लास्ट में एबीसी एनालिसिस। मैं पहले ही बता दूं, एबीसी एनालिसिस में मैं 1% बिलीव नहीं रखता हूं। अभी लास्ट के आप कोई से भी अटेम्प्ट उठा के देख लो, जिन जिन लोगों ने कहा था कि एबीसी एनालिसिस फॉलो करके जाओ, अब वो बच्चे ना, किसने फॉलो कराया तो उनसे पूछ लो, रिसेंट अटेम्प्ट देने वालों से क्या हाल हुआ है उनका। मैं तो शुरू से मना करता हूँ, एबीसी एनालिसिस कोई चीज़ नहीं होती, पर बच्चे मानते नहीं, नहीं सर एबीसी एनालिसिस चाहिए तो ले आओ भाई, मैं तो एक बार ला रहा हूँ। पर ये आपका एबीसी एनालिसिस की फोटो खींच लो पहले तो, या मैं टेलीग्राम चैनल नीचे शेयर भी कर दूंगा पीडीएफ। पर अब मेरे इस एबीसी एनालिसिस का क्या मतलब है, मैं तुमको पहले ही बता दूं, नए ट्रेंड में क्या एबीसी एनालिसिस मतलब है। ये मतलब खून में डाल के जाना है, खून में, मस्ट रन इनटू योर ब्लड वेन। आपको रात को कोई 3 बजे उठा के पूछ ले, सर ये इसका क्या आंसर होना चाहिए, वो जब निकलना चाहिए दिल से, जब निकलना चाहिए, वो होगा ए कैटेगरी। तो बी कैटेगरी होगा इंपॉर्टेंट चैप्टर नीड गुड अटेंशन, और सी कैटेगरी होगा उसको अच्छे से समझो, करो कि एक बार अगर एग्जाम में आ गया तो मैं अटेंड कर लूंगा। सी मतलब ये नहीं कि छोड़ के ही चले जाना है, सी मतलब ये है कि एटलीस्ट जो एग्जाम में आज तक पहले क्वेश्चन आए हुए, जो एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आए हुए आरटीपी एमटीपी में, वो तो कवर करके जाओ। डिटेल में नहीं तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो कवर करके जाऊं मैं, वो चीज अच्छे से करनी। कुछ भी मैं छोड़ने के लिए तो मैं कभी किसी को कुछ सजेस्ट नहीं करता हूँ भाई। कोर्स कवर होता है, हम लोग भी करके जाते थे, तो कोर्स कवर होने में कोई दिक्कत नहीं अगर आपकी अच्छी सी प्लानिंग है तो। पर अगर हाँ नहीं सर टाइम है ही नहीं, तो फाइनली आपको ये एबीसी एनालिसिस देख लेना है। ठीक है, चलो वैसे मैं सेम जिस जैसे इसके हिसाब से एबीसी एनालिसिस डिटेल स्ट्रेटजी बताई, वैसे ही मैं सेम आगे सारे चैप्टर्स की बताने वाला हूँ, सारे सब्जेक्ट की बताने वाला हूँ। ओके डन डन, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।